छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गंगा दशमी किस माह में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में गंगा दशमी नामक पर्व किस माह में मनाया जाता है। ये जो पर्व है ना गंगा दशमी, ये सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है। इसको आप लोग बोल सकते हो कि ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, सरगुजा क्षेत्र में। ये जो पर्व है गंगा दशमी, ये गंगा माता की, गंगा जो नदी है ना जिसको माता माना जाता है, तो गंगा नदी के धरती पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह पर्व मनाया जाता है कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी को यह पर्व मनाया जाता है। किस क्षेत्र में? सरगुजा क्षेत्र में। क्षेत्र भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के समय किस स्थान पर खादी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में खादी आश्रम स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी जी खादी प्रचार करते थे ना, खादी का प्रचार प्रसार करते थे, खुद भी खादी का ही उपयोग करते थे और वो सूत कातने का जो कार्यक्रम है उसको उन्होंने अपने आंदोलन के साथ जोड़ रखा था। तो वर्ष 1921 में, ध्यान रखना वर्ष 1921 में, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था 1920 से फरवरी 1922 तक चला था। तो वर्ष 1921 में रायपुर में वामन राव लाखे और ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इन दोनों ने मिलकर के जो है खादी आश्रम की स्थापना की। वहीं अगर हम बात करें सत्याग्रह आश्रम की, तो यह भी रायपुर में स्थापित हुआ था, जिसके संस्थापक थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ दिया हुआ है पद्मश्री प्राप्तकर्ता, दूसरे तरफ दिया हुआ है क्षेत्र। मतलब कि ये जो पद्मश्री प्राप्तकर्ता हैं, इनको किन क्षेत्रों में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखो, पुखराज बाफना, डॉक्टर पुखराज बाफना इनका पूरा नाम है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? चिकित्सा से संबंधित हैं। ये जो है शिशु रोग, जो जिनको हम बोलेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुखराज बाफना। तो पहला का ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद दूसरा नाम दिया हुआ है अरुण शर्मा। अरुण शर्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर पुखराज बाफना है, इनको 2011 में पद्मश्री सम्मान मिला था, ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। बात करें अरुण शर्मा की, तो ये है भाई पुरातत्ववेत्ता हैं, तो बी का हो जाएगा 3। और अरुण शर्मा को वर्ष 2017 में इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला नाम दिया हुआ है अनूप रंजन पांडेय। इनका संबंध है कला एवं संगीत से, तो सी का हो जाएगा 4। देखो, अनूप रंजन पांडे, इनका जो संबंध है कला एवं संगीत से, ये जो है ना बस्तर बैंड के संयोजक है। देखो, बस्तर बैंड क्या है? तो बस्तर क्षेत्र के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उनको लेकर के इन्होंने एक बैंड बनाया और जो बस्तर के जो कलाकार हैं उनको पूरा मतलब एक तरह से पूरी दुनिया में उनको उनका जो भी मतलब प्रोग्राम होता था वो करवाने में इन्होंने मदद की। एक तरह से जो बस्तर का जो लोकल जो कलाकार हैं उनको ये जो है पूरे बाहर तक पहुंचाने में हेल्प किए थे अनूप रंजन पांडे। तो इनको जो है इसलिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कब इनको पद्मश्री मिला था? तो 2019 में। कब? 2019 में इनको पद्मश्री मिला। उसके बाद अगला नाम दिया है मेहरुनिसा परवेज। मेहरुनिसा परवेज, इनको जो है ना 2005 में इनको मिला था पद्मश्री सम्मान। कब? 2005 में। और ये जो है शिक्षा एवं साहित्य से जुड़ी हुई हैं, तो सी का हो जाएगा 1। तो 2 3 4 1 आपका आंसर होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये
स आपका उत्तर होगा। तो जितने भी लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है उनके नाम आपको याद रखना है। दूसरा चीज, उनको किस क्षेत्र में, किस कारण से उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया ये आपको याद रखना है, और किस वर्ष में उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया ये याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अगला हम देखते हैं कौन सा जिला ढोकरा शिल्प कला के लिए जाना जाता है। तो भाई ढोकरा शिल्प कला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो ये है कोंडागांव जिला। बस्तर टिक मत करना, जब बस्तर जिले का विभाजन नहीं हुआ था तो उस टाइम पे बस्तर होता था, तो आज भी काफी सारी किताबों में आपको बस्तर देखने को मिलेगा, ढोकरा शिल्प कला। लेकिन स्पेशली अगर हम लोग देखें तो जो कोंडागांव जिला है ना वो ढोकरा शिल्प कला के लिए जाना जाता है आज के समय में, जब जिलों का विभाजन हो गया तो। और मेरे ख्याल से अभी किसी पेपर में कोंडागांव ही इसका आंसर लिया है रिसेंटली, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और कोंडागांव से काफी सारे कलाकार हुए हैं ढोकरा शिल्प कला से, जैसे कि एक जयदेव बघेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनका कुछ वर्ष पहले निधन हुआ था, मेरे ख्याल से उनको भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप बताइएगा क्या जयदेव बघेल को पद्मश्री मिला है, तो वो कोंडागांव से ही है, ढोकरा शिल्प कला से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ा राज्य कौन सा, ये आपको बताना है। देखते हैं भाई, तमिलनाडु की अगर बात करें तो 1,30,000 1,30,000 इसका क्षेत्रफल है तमिलनाडु का। 1,30,000, इक्का इधर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 1,30,000 तमिलनाडु का क्षेत्रफल है। उसके बाद उड़ीसा, यही है आंसर आपका, 1,44,000। उड़ीसा का क्षेत्रफल कितना है, 1,44,000, और यही जो है छत्तीसगढ़ से बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर। झारखंड, ये तो भाई 79,000 वर्ग किलोमीटर। असम जो है 78,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य से कौन से राज्य बड़े हैं और कौन से राज्य छोटे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो टोटल 8 राज्य। छत्तीसगढ़ देश में 9वां सबसे बड़ा राज्य है, पहले 10वां था लेकिन अब जो है 9वां हो गया है। क्यों, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है उसका विभाजन हो गया ना। तो बड़े राज्य कौन कौन से हैं, एक तो सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा भी बड़ा है, कर्नाटक भी बड़ा है। इसके बाद दो आप लोग बताइएगा, मैंने शायद पिछले किसी वीडियो में भी बोला था, मैं भूल गया। अच्छा, गुजरात एक बड़ा है, गुजरात भी ध्यान रखना, गुजरात भी छत्तीसगढ़ से बड़ा है। गुजरात हो गया, कर्नाटक भी हो गया, उड़ीसा भी हो गया, और कौन सा एक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसमें उड़ीसा होगा, उड़ीसा सबसे बड़ा है। दंडकारण्य समाचार पत्र के संपादक थे, दंडकारण्य समाचार पत्र के संपादक कौन थे भाई, तो इसके संपादक थे सतीश बनर्जी। और ये जो दंडकारण्य समाचार पत्र है ये प्रकाशित होता था 1959 में, 1959 में प्रकाशित होता था। और ये 3 भाषाओं में प्रकाशित होता था, हिंदी में छपता था, अंग्रेजी में छपता था, और साथ ही साथ हल्बी में भी प्रकाशित होता था। हल्बी जो कि बस्तर क्षेत्र की लोक बोली है, तो हिंदी, अंग्रेजी, हल्बी 3 भाषाओं में यह प्रकाशित होता था। और ये जो दंडकारण्य समाचार पत्र है बस्तर क्षेत्र में आज भी प्रकाशित होता है, लेकिन आज केवल हिंदी भाषा में ही यह प्रकाशित होता है। लाला जगदलपुरी जी की अगर हम बात करें तो इनका एक समाचार पत्र था बस्तरिया नाम से, बस्तरिया, जो कि 1984 से प्रकाशित होना आरंभ हुआ था, 1984। और ये हिंदी और हल्बी में प्रकाशित होता था, लेकिन आज के समय में यह प्रकाशित नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। प्रवीर चंद्र भंजदेव अंतिम काकतीय शासक थे। हरिहर वैष्णव ये बस्तर क्षेत्र के एक स्थानीय साहित्यकार थे, जिनका कुछ ही समय पहले निधन हुआ है। मतलब ये जो बस्तर की जो हल्बी भत्री बोली है ना, उसमें इन्होंने काफी काम किया है, बस्तर की लोक संस्कृति के बारे में भी काफी कुछ लिखा है, तो इनका नाम भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पर्व पर बस्तर में पशुओं को खिचड़ी खिलाया जाता है। तो किस पर्व में पशुओं को खिचड़ी खिलाया जाता है भाई, वो भी बस्तर में बोल रहा है। तो ये जो है ना
दियारी पर्व में। अभी जो है बस्तर क्षेत्र में दियारी पर्व का सीजन चल रहा है। देखो दियारी पर्व जो है बस्तर में किसी एक दिन नहीं मनाया जाता है, अलग अलग गांवों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन अलग अलग तिथियों को दियारी पर्व मनाया जाता है। अमूमन जो दियारी का जो पर्व है वो दीपावली के बाद से मनाया जाना आरंभ हो जाता है, जो कि लगभग पौष माघ माह तक चलता है। मतलब कि जनवरी फरवरी तक ये पर्व जो है अलग अलग गांवों में अलग अलग दिन को मनाया जाता है। तो इस दिन क्या होता है, ये एक तरह से हम ये बोल सकते हैं जैसे गोवर्धन पूजा होता है ना, जिस गौ माता को पूजा किया जाता है, तो लगभग लगभग कुछ वैसा सा ही पर्व है। हालांकि ये खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय तक ना जितना भी खेती किसानी वाला काम है सब खत्म हो चुका होता है। जो फसल है वो कट चुका होता है, कट करके खलिहान में आ चुका होता है। यहाँ तक कि पूरा जो भी काम है ना फसल का, जो अनाज वगैरह सब कुछ अलग कर लिया गया हुआ होता है, सारा काम निपट चुका होता है। उसके बाद इस पर्व को मनाया जाता है, तो इसमें सब एक तरह से रिलैक्स होते हैं और सब काम अच्छे से निपट गया, तो इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। और जो पशुधन है, जो किसान का मतलब किसान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो उसको एक तरह से सम्मानित करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, उसको उसके प्रति अपना श्रद्धा प्रकट करने के लिए उसकी पूजा अर्चना की जाती है और उसको खिचड़ी वगैरह खिलाया जाता है दियारी पर्व के दिन। तो ये बस्तर क्षेत्र में ध्यान रखना। नवाखानी जब नए अन्न का सेवन किया जाता है, जब खेत में नया अनाज जब निकलना शुरू होता है उस टाइम पर ये मनाया जाता है। जैसे बाकी टाइम पे पोला मनाया जाता है, तो वैसे ही बस्तर में नवाखानी होता है। छेरछेरा भी अभी आने वाला है, पौष मास चल ही रहा है ना, अभी पौष का महीना चल रहा है, पूस का महीना। पूस में ठंड भी काफी होती है ना। मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी भी है पूस की रात, जिसमें पूस के ठंड का उसमें जिक्र किया गया है, जिसमें एक किसान होता है, उसका कुत्ता होता है और वो जो है पूरा खेत जल जाता है उसका। तो पूस यानी पौष महीना चल रहा है, तो छेरछेरा मनाया जाएगा पौष पूर्णिमा को। अमुस जो है बस्तर क्षेत्र में जो हरेली है, हरेली को बस्तर क्षेत्र में अमुस के नाम से मनाया जाता है। वैसे तो हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है, सावन मास के अमावस्या के दिन, लेकिन बस्तर क्षेत्र में ये जो है अलग अलग दिन मनाया जाता है सावन भादों के महीने में। तो ये चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मतलब मैं जितनी भी चीजें बताता हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र हरिन छपरा किस जिले में है? तो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र कहां पर है भाई? ये जो अपना हरिन छपरा, तो ये कबीरधाम जिले में है हरिन छपरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उड़न गिलहरी कहां पाई जाती है? तो ये जो उड़न गिलहरी है ये पाई जाती है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, उड़न गिलहरी। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो भाई इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है कोटरी नदी, जिसकी लंबाई है 135 किलोमीटर, जो कि राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर तहसील से निकलती है, कांगेर नारायणपुर जिले में प्रवाहित होते हुए ये जो है आगे बढ़ते हुए इंद्रावती नदी में मिल जाती है। तो 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जो है इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है। जो सबरी है ये गोदावरी की सहायक नदी है, इंद्रावती की नहीं। नारंगी और संखिनी ये दोनों जो है इंद्रावती की ही सहायक नदियां हैं। नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव नगर बसा हुआ है, काफी बार पूछा गया अलग अलग परीक्षाओं में, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।